तो आज चर्चा का विषय थोड़ा सा अलग है। अलग इसलिए क्योंकि क्वेश्चन हर बार चेंज होता रहता है। हर बार एक नया क्वेश्चन आता है मेरे सामने और उस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको देता हूं। और आज भी एक मेरे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि बच्चे कई बार पूछते हैं कि सर पढ़ने का सही तरीका क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन पे मैंने बैकएंड पे एक रिसर्च किया। उसमें मैंने कुछ अपने भी पॉइंट्स रखे। अपने पॉइंट्स मतलब मेरे पढ़ने का तरीका क्या होता था। मैंने कुछ टॉपर्स से बात की, उन टॉपर्स से भी कुछ बातें निकल के आई। मेरे पढ़ाए हुए कुछ टॉपर्स हैं, कुछ अच्छे बच्चे हैं जिनसे मैंने बात की कि उनके पढ़ने का तरीका क्या होता है, और इसको कंक्लूड करके मैं आपके सामने कुछ बातें रखता हूं और इन्हीं बातों के बिहाफ पे आपने अपनी स्टडी को जारी रखना है। ठीक है, तो मैंने कुछ तरीके, कुछ फंडामेंटल तरीके निकाल के लाया हूं आपके लिए, जो तरीके आपको आपकी स्टडी में हेल्प करने वाले हैं। तो लिखा है यहां पे 7 ऑसम स्टडी हैक्स। आपने इन 7 तरीकों को फॉलो करके अपनी स्टडी में 4 चांद लगा सकते हैं। तो मेरे पास जो मेरा पहला पॉइंट आप लोगों के लिए है वो है कंडेंस योर नोट्स। सबसे पहला पॉइंट, कंडेंस योर नोट्स। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि आपके जो नोट्स हैं उन नोट्स को आपने कैसे प्रिपेयर करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जानना। जैसे बच्चों का नोट तैयार करने का तरीका क्या होता है कि जो स्टूडेंट या फिर जो टीचर है, वो टीचर जब उसे पर्टिकुलर सब्जेक्ट डिलीवर करता है तो उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट होता है वो कंप्लीट डॉक्यूमेंट को बिल्कुल सेम यानी पैरेलल टू बुक डेवलप कर लेता है। यानी जो बुक के वर्ड होते हैं, बुक की कंप्लीट जो एनालिसिस होती है, बुक की जो थ्योरी होती है, बुक के क्वेश्चन सॉल्व करने का जो तरीका होता है, उसी थॉट प्रोसेस का यूज करके या फिर आप बोल सकते हो उसी के पैरेलल वो नोट्स डेवलप कर लेता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है यहां पे। क्यों? क्योंकि जब आपके नोट्स पैरेलल टू बुक होंगे, इसका मतलब यह हुआ कि वो जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग मेंटेन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए हो जाता है। तो आपने कुछ ऐसे नोट्स तैयार करने हैं जो थोड़े से डेंस हो। डेंस का मतलब यह है कि आपने जब स्टडी करनी स्टार्ट करनी है तो उन्हीं पॉइंट्स को अपनी नोट्स में रखना है जिन पॉइंट्स को समझने में या फिर आप बोल सकते हो जिन पॉइंट्स के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग आसानी से मैच नहीं कर रही है। कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन पॉइंट्स को आप आसानी से लर्न कर पाते हो, आपकी याददाश्त में लगातार बने रहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन पॉइंट्स को आप याद रखने में दिक्कत होती है या फिर उसका जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखने में भी मुश्किल हो रही होती है। तो इस टाइप के नोट्स तैयार करें। नोट्स हमेशा उन पॉइंट्स पे तैयार किए जाते हैं, उन कॉन्सेप्ट पे तैयार किए जाते हैं जो आपके लिए डिफिकल्ट है। इससे क्या होगा कि जब भी आप एग्जाम देंगे, एग्जाम के बाद आपको यह एनालाइज करने में या फिर यह डिफरेंशिएट करने में आसानी हो जाएगी कि मुझे क्या याद नहीं था जिसके बिहाफ पे मेरा एग्जाम खराब हुआ। ठीक है, जिससे आप अप्रोच को थोड़ा सा स्ट्रांगली लेके जा सकते हो आगे, है ना। स्ट्रॉन्ग थॉट रख सकते हो, अपने विचारों को स्ट्रॉन्ग रख सकते हो। तो आपने क्या करना है, अपने नोट्स को थोड़ा सा कंडेंस बनाना है, उन्हीं टॉपिक पे बनाना है जिन टॉपिक पे आपको मुश्किल होती है समझना या फिर जिन टॉपिक के साथ आप रिलेट नहीं कर पा रहे होते हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट है मेमोराइज योर कंडेंस नोट्स। अब स्टूडेंट क्या सोचता है कि मुझे सारी चीजें कॉन्सेप्चुअली पता होनी चाहिए या फिर मैं कॉन्सेप्ट मुझे पता है बस इनफ। लेकिन कई बार कुछ जगहों पे आपको कॉन्सेप्ट नहीं, आपको लर्निंग एटीट्यूड काम में आता है, आपका याददाश्त आपके काम में आता है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे कहूं कि बच्चों आपको जितनी भी स्टेट है इंडिया में उसकी कैपिटल को याद रखना है, तो यार यहां पे कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं, यहां पे आपके लर्निंग एटीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसे ही केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में कई बार आपके लर्निंग एटीट्यूड काम में आता है, जिस एटीट्यूड की हेल्प से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी कर पाते हो। ठीक है, तो कई बार आपको लर्न करने का भी तरीका पता होना चाहिए कि आप चीजों को लर्न करके आगे बढ़े। हर बार कॉन्सेप्ट के पीछे नहीं भागते। कुछ स्टूडेंट या फिर मैं मेरी अगर बात करूं तो मेरे अंदर भी एक निगेटिव एवेल्युएशन था। वो ये था कि मैं हर चीज के अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करना चाहता था, जिससे प्रॉब्लम ये आती थी कि मेरा जो लर्निंग एटीट्यूड है या फिर जो मेरा याद करने का एटीट्यूड है वो कंप्लीटली अलग हो चुका था मुझसे, जिससे मैं चीजें जब याद नहीं रख पाता था उस टाइम मुझे ये प्रॉब्लम क्रिएट करता था जब मैं एग्जाम में बैठा हुआ होता था। क्योंकि उस टाइम कई बार आपको वो चीजें रिकॉल करने में मुश्किल हो रही होती है जिसको आपने याद नहीं किया। तो यार आप चीजों को, जो भी आप नोट्स तैयार करें, जो भी कंडेंस नोट्स तैयार करें, मैंने बोला बेटा बेटा कंडेंस योर नोट्स, उसको ही आपने लर्न करके चलना है, उसको आपने लर्न करते रहना, उसको बार बार रिमाइंड कराते रहना है अपने आप को। जब आप बार बार रिमाइंड करते रहोगे तो रिकॉलिंग आपकी आसान हो जाती है। जब चीजों को आप बार बार
ये प्लान करते, जैसे उससे रिलेटेड आपने कोई कॉन्सेप्ट कर लिया या फिर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन कर लिया, तो जब क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपको पता है आपकी रिकॉलिंग बार बार इंक्रीज कर जाएगी और आप अपने एग्जाम को बहुत आसानी से दे पाओगे। उस टाइम आपको मुश्किल नहीं होगी कि यार ये चीज मुझे लर्न नहीं थी, दैट्स वाई मैं ये चीज नहीं कर पाया। तो इस वजह से आप क्या करो, मेमोराइज योर कंडेंस नोट्स, अपने नोट्स को अच्छे से याद करते रहो। तीसरा अगर मैं पॉइंट कहूंगा तो लुक अप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जनरली स्टूडेंट इस बात को थोड़ा सा ध्यान में नहीं देते। एक्चुअली क्या है कि जब आप बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो सबसे पहले तो हमें यह पता चल जाता है कि आपके एग्जाम का लेवल क्या है। दूसरा यह हमें पता चल जाता है कि किन कॉन्सेप्ट से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, किस कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग मेरे पास नहीं थी, जो कॉन्सेप्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग से बाहर था क्या आपने उसका चेकलिस्ट तैयार किया। मतलब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर जब देखते हैं तो उससे बहुत सारे क्वेश्चंस या फिर बहुत सारे आइडियाज निकल के सामने आते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर्स पे ज्यादा फोकस करें। मतलब आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो उसमें आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी इन्वॉल्वमेंट में रखना है। मतलब आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स के आधार पे नोट्स रेडी करने, उससे रिलेटेड चेकलिस्ट रेडी करनी है। मान लेते हैं कोई कॉन्सेप्ट आता है और उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया और आपने बुक में सर्च किया गया और उस बुक में वो डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है, इनडायरेक्ट लिखा हुआ है, तो वो इनडायरेक्ट कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। कई बार उसी इनडायरेक्ट कॉन्सेप्ट से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपने क्या करना है, लुक अप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आपने केवल और केवल इन्हें सॉल्व नहीं करना है, इससे रिलेटेड चेकलिस्ट तैयार करनी है प्रीवियस 10 ईयर पेपर्स की। यानी 10 ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर हैं, हर क्वेश्चन के एनालिसिस, हर क्वेश्चन पे चेकलिस्ट, और ये पता होना कि यार किस क्वेश्चन पे या फिर किस कॉन्सेप्ट पे मुझे क्वेश्चन हैंडल करने में मुश्किल हो रही है, उस पर फोकस करना। नेक्स्ट आपके पास क्या है, क्लीन अप द कॉन्सेप्ट आफ्टर एग्जाम। क्लीन अप द कॉन्सेप्ट। अब आपने मुश्किल क्या हुई, आपने एग्जाम दिया। स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि जब वो एग्जाम देते हैं तो एग्जाम के बाद ये एनालाइज नहीं करते हैं कि यार जो एग्जाम दिया उसमें मेरे लिए मुश्किल क्या थी, मेरी प्रॉब्लम कहां पे खड़ी हुई। तो आपने क्या करना है, जब भी कोई एग्जाम देना, जब भी कोई टेस्ट देना है, चाहे वो स्कूल लेवल पे टेस्ट हो, चाहे आपके कोचिंग में टेस्ट हो, आईआईटी जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो जो भी आप एग्जाम देंगे उसके बिहाफ पे एक चेकलिस्ट रेडी करेंगे कि किस टाइप के कॉन्सेप्ट मुझसे दूर है या फिर किस टाइप के क्वेश्चंस को करने में मुझसे मुश्किल हो रही है। तो आपने एक आइडिया, एक रफ आइडिया आपको लग जाएगा कि यार मेरा वीकनेस क्या है और मैं स्ट्रेंथ मेरा क्या है। तो एग्जाम से 2-3-4 महीने पहले की अगर मैं बात करूं तो 2-3-4 महीने पहले आप वीकनेस पे काम कर सकते हो। ध्यान रखो कि जब आप एग्जाम के क्लोज हैं उस टाइम आपको अपनी वीकनेस पे काम करने का जरूरत नहीं होती, अपनी स्ट्रेंथ पे काम करने की जरूरत होती है। इस पे भी मैं चर्चा करने वाला हूं आगे। लेकिन आपको क्या करना है, क्लीन अप द कॉन्सेप्ट आफ्टर एग्जाम। हर एग्जाम के बाद आपने उस प्रॉब्लम को एनालाइज करना है कि जहां पे क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत हो रही थी या फिर जहां पे आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं हो पा रही थी। तो ये मेरे पास एक फोर्थ पॉइंट है जहां पे अपनी स्टडी को आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास क्या है, रिकॉर्ड सम ऑफ द स्टफ दैट ओनली नीड्स टू बी मेमोराइज्ड। इस पे मैं अभी बात की थी। आपने कुछ चीजों को मेमोराइज करना ही पड़ता है, आपको याद करना पड़ता है। जैसे अगर मैं आईआईटी के पेपर की बात करूं, मैं आईआईटी के पेपर की बात करता हूं, बच्चे कहते हैं कि सर आईआईटी का पेपर कंप्लीटली कॉन्सेप्चुअलाइज्ड होता है, काफी हमेशा उसमें कॉन्सेप्ट होता है, तो सर इसमें याद करने का जरूरत क्या है। तो बेटा आईआईटी में फिजिक्स भी होता है, केमिस्ट्री भी होता है और मैथमेटिक्स भी होता है। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में हर जगह कॉन्सेप्ट नहीं लगता, हर जगह ऐसा नहीं कि आप कॉन्सेप्ट लगा के ही सॉल्यूशन दोगे। अब मान लेते हैं एक एप्लीकेशन आया, एक एप्लीकेशन आया और उस एप्लीकेशन में आपको डायरेक्ट आंसर पूछा गया, तो यदि आपने बैकएंड पे वो एप्लीकेशन कर रखा है तो आपको उस टाइम पूरे एप्लीकेशन को सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। आपका लर्निंग एटीट्यूड उस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा। लाइक अगर मान लेते हैं कि आपसे पूछा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक रिंग की वजह से उसकी एक्सेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है या मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, कहां पे होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि वो पॉइंट्स एग्जैक्टली क्या है। आपको पता है कि वो लर्निंग एटीट्यूड आपका यानी x इज इक्वल टू r/√2। आपको याद होना चाहिए बेटा कि x इज इक्वल टू r/2, यानी अगर उस रिंग की रेडियस r है तो उसके सेंटर पॉइंट से या फिर बोल सकते हो सेंटर से r/√2 दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है। और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए क्या करो, आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में x की जगह r/√2 प्लेस कर दो, आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का पता चल जाएगा।
तो आपने कई जगह चीजों को मेमोराइज करना ही पड़ता है, जिससे आप चीजों को जल्दी कर पाते हैं। और हमेशा क्रक्स, ऐसे पॉइंट्स को आप याद करो जो पॉइंट्स एग्जैक्टली याद रखने वाले हैं। जहां पे कॉन्सेप्ट है वहां पे कॉन्सेप्ट फोकस्ड होना चाहिए, वहां पे आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन कई बार आपको बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको याद रखनी है। केमिस्ट्री में, अब मैं केमिस्ट्री की बात करूं, चाहे वो आप आईआईटी के एग्जाम दे रहे हो, चाहे किसी भी टर्म में जाके एग्जाम दे रहे हो, केमिस्ट्री में तो मैं ये मानता हूं कि मेरी एनालिसिस, मेरी पढ़ाई के टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि इसमें 50% जो है वो आपका लर्निंग एटीट्यूड काम में आता है, वो आपका लर्निंग एटीट्यूड काम में आता है। तो इस वजह से आप थोड़ा लर्निंग पे भी फोकस करें, मतलब चीजों को मेमोराइज करने की कोशिश करें। हमेशा ये मत सोचे कि मैं कॉन्सेप्ट समझ गया हूं तो मेरा कॉन्सेप्ट आगे काम आता रहेगा। कई बार आपको चीजों को लर्न करना पड़ता है, जिससे आप थोड़ा सा फास्ट कर पाते हैं अपनी प्रोसेस को या फिर क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीकों को। नेक्स्ट, वर्किंग ऑन स्ट्रेंथ देन वीकनेस। आपको अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करना है, अपनी वीकनेस पे नहीं। अब मैं इसकी चर्चा थोड़ा सा, क्योंकि मैं इसमें इस स्टेटमेंट में थोड़ा सा पोलराइज्ड हूं। पोलराइज्ड कैसे हूं कि मैं कई बार यह भी कहूंगा कि अपनी वीकनेस पे काम करो, लेकिन वो डिपेंड करता है आपका टाइम क्या, आपने टाइम को कैसे मैनेज कर रखा है, किस टाइम आपको अपनी वीकनेस पे काम करना है, किस टाइम आपको स्ट्रेंथ पे काम करना है, ये मैटर करता है। देखिए, अगर आप एग्जाम की बात करें और आईआईटी जैसे एग्जाम की बात करें या फिर नीट जैसे एग्जाम की बात करें, आईआईटी या फिर नीट जैसे एग्जाम की बात करें, तो आप बिलीव रखिए कि जितना आप एग्जाम से दूर हैं उस टाइम आप अपनी वीकनेस पे काम कर सकते हैं, उस टाइम आपको अपनी वीकनेस पे फोकस करना चाहिए। जैसे अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, आप कहोगे कि सर बार बार आप फिजिक्स वर्ड को क्यों उठा रहे हो, आपको बहुत अच्छे से पता है मैं आपका फिजिक्स मेंटर हूं, दैट्स वाई मुझे फिजिक्स में ज्यादा आइडिया, दैट्स वाई मैं फिजिक्स के टर्म्स ही यूज करता हूं। तो फिजिक्स की बात करते हैं, और आपको पता है कि फिजिक्स में आपका एक ब्रांच है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक ब्रांच आपका है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स, ऐसी कई सारी ब्रांचेस। अब आपको पता है कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रांग है लेकिन ऑप्टिक्स स्ट्रांग नहीं। तो अगर आप एग्जाम से 2-3 महीने पहले की बात करें तो आपको उस टाइम ऑप्टिक्स पे फोकस करना चाहिए और इसकी डीप नॉलेज कलेक्ट करने की कोशिश करनी है। डीप नॉलेज, डीप नॉलेज, क्योंकि आईआईटी जैसे एग्जाम के लिए आप थॉरोली इस चीज को स्टडी में कर लेंगे। अगर आप इसका केवल ओवरव्यू लेंगे तो आप बिलीव करिए कि आप इसका कोई भी क्वेश्चन हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो आपको पता है कि जब आपके पास डीप नॉलेज लेने का समय हो तभी आप अपनी वीकनेस पे काम करिए, अदरवाइज आपको अपनी स्ट्रेंथ पे बार बार काम करना चाहिए। मैंने क्या बोला, अगर आपके पास डीप नॉलेज लेने का टाइम है, डीप नॉलेज की आप जब तक बात कर सकते हैं, क्योंकि आईआईटी जैसे एग्जाम के लिए आपको केवल और केवल स्टडी वर्क कर लेना, केवल केवल उसकी थ्योरी पढ़ देना इतना इनफ नहीं होता। तो अगर आपके पास टाइम है, इनफ टाइम है, तो अपनी अपनी वीकनेस पे काम करो। अगर टाइम नहीं है तो आप ऑप्टिक्स को लीव करके कंप्लीटली आपको फोकस करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे, क्योंकि आईआईटी नीट जैसे एग्जाम आप में बहुत सारी चीजें चेक करते हैं। जैसे आपका स्पीड चेक करते हैं कि आपका जो लर्निंग एटीट्यूड है या फिर आपका जो अप्रोच है वो कितना स्पीड अप है। आपका एप्टीट्यूड चेक करते हैं, एप्टीट्यूड यानी आप कितना जल्दी सोच सकते हैं चीजों को लेके। उसके अलावा वो चेक करते हैं आपका कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट, ये कुछ एटीट्यूड्स हैं जिनको चेक कर रहे होते हैं। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यार हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है। हमारे पास अगर समय है तो अपनी वीकनेस पे फोकस कर सकते हैं, नहीं तो आप केवल अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करो। तो यहां पे मैं थोड़ा सा पोलराइज्ड होकर बात कर रहा हूं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, डेवलपिंग निमोनिक टेक्निक। वैसे मैं अगर एक टेक्निकल स्टूडेंट की बात करूं तो टेक्निकल के लिए निमोनिक क्रिएट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन मैंने कई जगह देखा है कि आप निमोनिक तैयार कर लेते हैं। जैसे अगर मैं कार्बन रजिस्टर्स की बात करूं तो कार्बन रजिस्टर के लिए कलर कोड बीबी रॉय गो बिटेन फॉर वेरी गुड वाइफ, इस टाइप के आप कुछ कोड जनरेट कर सकते हैं चीजों को लर्न करने के लिए। आपको पता है कि आपको मैकेनिक्स में मान लेते हैं, अगर मैं मैकेनिक्स की बात करूं तो मैकेनिक्स में मान लेते हैं 50 फॉर्मूले हैं, तो आप 50 फॉर्मूले याद रखने के लिए इनको आपस में रिलेट करने का कुछ टेक्निक्स आपने डेवलप करने पड़ेंगे। वो आपके पर्सनल टेक्निक्स हो सकते हैं जिसकी हेल्प से आप चीजों को याद कर पाओगे अपने एग्जाम के लिए। तो निमोनिक रेडी करने, जैसे आपको पता होता है
कि यार दिसंबर कितने दिनों का होता है, जनवरी कितने दिनों का होता है, मार्च कितने दिनों का होता है, आपने याद रख रखा है, एक थॉट डेवलप कर रखी है, एक कहानी सी बना रखी है। वैसे ही आपने अपने कॉन्सेप्ट की भी कहानी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ये कुछ स्टेटमेंट थे, कुछ एनालाइसिस स्टेटमेंट थे। ये मेरी खुद की एनालिसिस, या मेरे बोल सकते हो कि मैंने अपनी पढ़ाई करते टाइम जो चीजें अपनी अप्रोच में रखी थी, या फिर मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स से मैंने कलेक्टिवली कुछ बातों पे चर्चा की। वो चर्चा का आज विषय था जिस विषय मैंने आपको जानकारी दी। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आते रहेंगे, मैं उसका जवाब आपको देता रहूंगा। आज के सेशन में ये जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप लोगों को बहुत अच्छे से फॉलो करना है और अपनी पढ़ाई को लगातार इसी प्रकार से जारी करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।